हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन और टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, यानी कि श्वसन और श्वसन के प्रकार, है ना। बच्चों, हम पहले भी बताया है कि रिस्पायरेशन क्या होता है और इसके साथ साथ ब्रीदिंग में भी अंतर बताए थे, डिफरेंस बताए थे। तो आपको याद होगा कि रिस्पायरेशन क्या होता है और ब्रीदिंग क्या होता है। तो थोड़ा सा आज बता दे रहे हैं रिस्पायरेशन क्या होता है। तो बेटा, रिस्पायरेशन हम बताए थे कि द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल एंड टू रिलीज द एनर्जी इज कॉल्ड एज रिस्पायरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर ग्लूकोज का टूटना और एनर्जी प्रोवाइड करना। द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यानी कि भोजन का टूटना और एनर्जी मिलना, ये रिस्पायरेशन है। ये रिस्पायरेशन बिल्कुल नहीं है कि सांस लेना और सांस छोड़ना रिस्पायरेशन है। यदि कोई बता रहे हैं कि सांस लेना और सांस छोड़ना रिस्पायरेशन है, तो आप हमें ये बताओ तो फिर ब्रीदिंग क्या है। सांस लेना और सांस छोड़ना ये ब्रीदिंग है, लेकिन सेल के अंदर ग्लूकोज का टूटना, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज या फिर ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड प्रोवाइड द एनर्जी, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करना, ये रिस्पायरेशन है ना। दैट इज योर रिस्पायरेशन। हमारे सेल के अंदर, है ना, ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी रिलीज करता है, ये रिस्पायरेशन है ना। आई होप रिस्पायरेशन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। बेटा, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, यानी रिस्पायरेशन के दो टाइप होता है। पहला एनारोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा एरोबिक रिस्पायरेशन, है ना। तो चलिए जानते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या है। एनारोबिक रिस्पायरेशन अवायवीय श्वसन, इसका हिंदी में बोलते हैं, है ना। एनारोबिक रिस्पायरेशन अवायवीय श्वसन। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना कि जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है ना, तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। और जब भी एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, ईस्ट सेल के अंदर होता है। कहाँ होता है? ईस्ट सेल के अंदर होता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं अवायवीय श्वसन का डेफिनेशन क्या है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इस बात को हमेशा याद रखना, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, है ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, विदाउट ऑक्सीजन होता है, तब इस कंडीशन को एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। यानी कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है ऑक्सीजन के बिना ही होता है बेटा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, विदाउट ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज जब टूटता है, तो इसे एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, है ना। और एनारोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो ईस्ट सेल के अंदर होता है, ईस्ट सेल के अंदर होता है। और जब भी एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। तो जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है बेटा, तो रिएक्शन क्या बनता है वो देखते हैं, है ना। तो जब भी एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा, यानी कि जब ग्लूकोज टूटता है विदाउट ऑक्सीजन, है ना, विदाउट ऑक्सीजन जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उस कंडीशन में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज करता है। और एनर्जी कितना रिलीज करता है? 2 ATP एनर्जी रिलीज करता है, जनरेट करता है। आ रहा है सबको समझ में। जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है बेटा, तो विदाउट ऑक्सीजन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और बनता है इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। और कितना एनर्जी बनता है? 2 ATP एनर्जी बनता है ना। अब एनारोबिक रिस्पायरेशन का ही एक और कंडीशन है, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है बेटा, यानी कि जब ऑक्सीजन की कमी होता है ना। जब ऑक्सीजन की कमी होता है, जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, अब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, यानी कि बहुत कम जब एनर्जी मिलता है,
सॉरी जब बहुत कम ऑक्सीजन मिलता है हमारे बॉडी को, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन जब होता है तब तब ये जो रिस्पायरेशन होता है ह्यूमन की मसल्स के अंदर होता है ना। सब जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं मिलता है, विदाउट ऑक्सीजन जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तब उस कंडीशन में ईस्ट सेल के अंदर ये होता है रिस्पायरेशन। लेकिन जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी कि जब ऑक्सीजन की कमी होता है, कम मिलता है, उस कंडीशन में ह्यूमन की मसल्स में होता है ना। और यहाँ भी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, या तो फिर कम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, तब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है ना। तो जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तब भी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगा, लेकिन यह ईस्ट सेल के अंदर होता है। लेकिन जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, यानी कि ऑक्सीजन की जब कमी होगा, तो उस कंडीशन में ह्यूमन की मसल्स में रिस्पायरेशन होता है ना। यहाँ भी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा, ठीक है। अब देखते हैं लैक ऑफ जब ऑक्सीजन होता है बेटा, तो उसमें रिएक्शन क्या बनता है ना। तो जब ऑक्सीजन की कमी होता है, जब ऑक्सीजन की कमी होता है तब बनता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और कितना एनर्जी, यहाँ भी 2 ATP एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड, बच्चों आप हमको एक बात बताओ कि आप कभी कभी किसी को सुने होंगे या फिर अपने दैनिक जीवन में देखे भी होंगे कि जैसे जैसे इंसान की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके जोड़ों में दर्द होता है, यानी कि हाथ का पैर का जो जॉइंटेड है ना, जोड़ है, वहाँ पे दर्द होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि जब जब भी एनारोबिक रिस्पायरेशन होगी, किस कंडीशन, जब भी एनारोबिक रिस्पायरेशन करेगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन के कंडीशन में, जब भी ह्यूमन के मसल्स में जब भी रिस्पायरेशन होता है, जब भी ऑक्सीजन हम लोगों को नहीं मिला, कम मिला, तो उस कंडीशन में ह्यूमन के मसल्स में रिस्पायरेशन होता है, ठीक है, और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, तो बन जाता है लैक्टिक एसिड। यही लैक्टिक एसिड जो होता है हम लोगों के बॉडी के जॉइंट में क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए जॉइंट में दर्द होता है ना। इस बात समझ में आई होगी आप लोगों को। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है ना, वैसे वैसे क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि हमें हर समय जो है, हर समय ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिले। कभी होता है कि नहीं भी मिलता है, कभी होता है कि थोड़ा बहुत मिलता है ना। तो जब थोड़ा बहुत मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, उस कंडीशन में रिस्पायरेशन जो होता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनता है, यानी कि जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वहाँ वहाँ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब यही लैक्टिक एसिड जब बढ़ने लगता है इंसान में, तो वही ज्वाइंट में दर्द होता है ना, ज्वाइंट में दर्द होता है। तो ये समझ में आया होगा, इसमें भी 2 ATP, इसमें भी 2 ATP, बट इसमें भी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, इसमें भी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, लेकिन ये होगा ह्यूमन के मसल्स में और ये होगा ईस्ट सेल के अंदर। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट है एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी कि वायवीय श्वसन। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि हमारी बॉडी में जब भी एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, यानी कि वायवीय श्वसन होता है, तब कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। यानी कि कंप्लीट जो हमारा जो फूड है, जो हमारा जो ग्लूकोज है, आखिर फूड टूटकर ग्लूकोज में ही तो कन्वर्ट होता है ना। तो जो हमारा फूड है उसका ब्रेक डाउन होता है, कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, है ना। जब भी एरोबिक रिस्पायरेशन होगा कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा, और ये कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो हमारे सेल के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके अंदर होता है, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो एरोबिक रिस्पायरेशन जब भी होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। लेकिन इन दोनों में इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड हुआ था, लेकिन एरोबिक रिस्पायरेशन में कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड होगा,
है ना, और कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। यानी कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन विद ऑक्सीजन यानी कि अर्थात प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो उस कंडीशन को, इस प्रोसेस को एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। यानी कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, विद ऑक्सीजन होता है। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन विद ऑक्सीजन होगा, है ना, या फिर बोल सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो उस कंडीशन में बनता है CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और एक बात हमेशा याद रखना कि एरोबिक रिस्पायरेशन में सबसे ज़्यादा ATP जनरेट होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है। कितना मिलता है, 36 ATP। यदि कोई पूछे कि एनारोबिक रिस्पायरेशन में और एरोबिक रिस्पायरेशन में दोनों में से किस में सबसे ज़्यादा एनर्जी जनरेट होता है, तो इस बात को हमेशा याद रखना कि जब भी एरोबिक रिस्पायरेशन होगा इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा, है ना। जब भी कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा तो ज़्यादा एनर्जी जनरेट करेगा, है ना। तो इसमें 36 ATP एनर्जी जनरेट होता है, रिलीज होता है, बनता है ना। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी बनता है, और एनारोबिक में और लैक ऑफ ऑक्सीजन जब होगा तो 2 ATP दोनों में इक्वल, है ना, दोनों में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। लेकिन जब एरोबिक रिस्पायरेशन होता है तो इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, ठीक है, और इसमें बनेगा 36 ATP एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी जनरेट होता है एरोबिक रिस्पायरेशन में, ठीक है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन सिंपल है कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो इसे एरोबिक कहेंगे। जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो इसे एनारोबिक कहेंगे। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। सिंपल है, सबको, सबके लिए ज़रूरी है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चैप्टर है जो बेसिक है, सबको जानना ज़रूरी है। अगर आप इतनी छोटी छोटी चीज़ यदि आपको पता नहीं होगा तो आगे जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाले हैं। इससे अच्छा कि बेसिक पढ़ ले और अपना ज्ञान को इंक्रीज कर ले ताकि आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों, हम जो कुछ भी पढ़ाते चल रहे हैं बेसिक से, इसको आप लोग राइट डाउन करते चलना, लिखते चलना साथ में ही, और याद करते चलना, है ना। कोई बड़ी बात इसको याद करना नहीं है, सबको ये याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है। और ये भी जानना ज़रूरी है कि रिस्पायरेशन क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, है ना। हम अपने दैनिक जीवन में रिस्पायरेशन कर रहे हैं, है ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कब क्या होता है। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तब क्या होगा, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तब क्या होगा। तो हमें इस बात को पता होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए, हर एक स्टूडेंट